नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। आज करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का डेली डिस्कशन में 15वां दिन है। अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? तो 7.4%। 7.4%। सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली के बायोबिट्यूमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? PSLV C-62। फरवरी मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? भारत और श्रीलंका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सर्जियो गोर। राजदूत अंतर्राष्ट्रीय मामले में दो देशों के बीच के संबंध को भी बढ़ाते हैं। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख को शुरू होने जा रहा है? 1 अप्रैल 2026 को ये हाउस लिस्टिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में जनवरी 2026 में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। हाल ही में अमेरिका में किस महासागर क्षेत्र में मारिनारा नामक एक रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर जहाज को जब्त किया? उत्तरी अटलांटिक महासागर। हाल ही में शुरू हुआ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? महमूद गजनवी। 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की? इंडियन AI स्टार्टअप, भारतीय AI स्टार्टअप। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण किसके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए? 35 गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों के। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्ट का शुभारंभ किया। पंखुड़ी। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया? असम। केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? PS गिरिशा। किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन कौन था? लॉर्ड कर्जन अंग्रेजों सरकार का एक वायसराय था जो भारत को सख्त नियंत्रण प्रशासनिक मजबूती के जरिए चलाना चाहता था। उसका मानना था कि भारतीय खुद शासन चलाने में योग्य नहीं है। इसी सोच की वजह से उसने कई ऐसे फैसले लिए जिसमें भारतीयों में भारी असंतोष फैल गया। लॉर्ड कर्जन के प्रमुख कार्य लॉर्ड कर्जन के प्रमुख
भारी असंतोष फैल गया। लॉर्ड कर्जन के प्रमुख कार्य बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा, असली कारण फूट डालो और राज करो। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया, शिक्षा की स्वतंत्रता घटी थी। प्राचीन यही प्रश्न जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में भी पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के ही शासन में ऐतिहासिक संरक्षण की सुरक्षा मिली और इस अधिनियम के तहत संरक्षण शुरू हुआ। भारत में पुलिस सुधार की गई, पुलिस व्यवस्था में मजबूत की गया, लेकिन आम जनता के लिए पुलिस शक्ति बरती। और रेलवे और सिंचाई में भी नए कार्य किए गए, रेलवे विस्तार, नहरों, सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो यह अत्यधिक अहंकारी, भारतीय भावनाओं को अनदेखी करने वाला और प्रेस और शिक्षा की पर नियंत्रण बंगाल विभाजन पर भारी विरोध हुआ था। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 में जो देखेंगे, बंगाल विभाजन 1905, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो उसको हंटर आयोग। यहाँ पे इंटर ऑपरेटर ने थोड़ी गलती की है, इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ देख लेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, आइए जान लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर का मैदान था, बाग था। 1919 में अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। इस कानून में बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। अमृतसर में दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग शांतिपूर्वक सभा करने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और सभा में औरत, बच्चे, बुजुर्ग भी थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता था। जनरल डायल की क्रूरता देखिए कि अंग्रेजी अफसर ने जनरल डायर रेजिनाल्ड डायर ने बिना की कोई चेतावनी दिए सैनिकों के साथ आया और सीधे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग गोलियां 10 मिनट तक चली थी। लोगों ने जान बचाने के लिए भागे थे, कई तो कुएं में कूद गए थे। सरकार का आंकड़ा बताता है कि 379 मौतें हुई थी, लेकिन भारतीय आंकड़ा 1000 से प्लस लोग मारे गए थे। भारत का असर पूरा देश हिल चुका था। अंग्रेज की क्रूरता दुनिया के सामने आ गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज हो गया था। हंटर आयोग क्या था? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था। इसी को हंटर आयोग कहते हैं। लॉर्ड विलियम हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। जनरल डायर को दोषी माना, कहा कि उसने बल का प्रयोग किया है, कोई सख्त सजा नहीं हुई। जनरल डायर को सिर्फ सेना से हटा दिया गया, पेंशन भी नहीं रोकी गई। भारतीयों की प्रतिक्रिया कि भारतीयों ने न्याय नहीं मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी रात अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आरबीआई। मौद्रिक नीति के बारे में समझ लेते हैं। मौद्रिक नीति क्या होता है? मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति वह नीति है जिससे आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, देश में पैसे की आपूर्ति, ब्याज दर को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है महंगाई में काबू करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति के प्रकार भी हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकुचनवादी मौद्रिक नीति, और एक समझ लेते हैं कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था धीमी हो तो आरबीआई ब्याज दर घटाता है, लोन सस्ता हो जाता है, निवेश और खर्च बढ़ता है। जैसे मंदी के समय में। संकुचन मौद्रिक नीति का अप्लाई होता है जब महंगाई ज्यादा हो, आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है, लोन महंगा होता है और खर्च कम होता है। उदाहरण जैसे ज्यादा महंगाई के समय, जब महंगाई ज्यादा हो तो लोन भी ज्यादा महंगा मिलेंगे, खर्च कम होगा, आरबीआई ब्याज दर बढ़ा देता है तो महंगाई ज्यादा होती है। मौद्रिक नीति के मुख्य औजार और भी हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआर यानी कैश रिजर्व रेशियो,
SLR यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, सरकारी बॉन्ड निवेश, ओपन मार्केट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मौद्रिक नीति से राजू कोसी, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्जा देती है उसे रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, बैंक आरबीआई को जब पैसा जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट दर करते हैं। और CRR किसे कहते हैं? बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखने के लिए अनिवार्य नगद है। और SLR सरकारी बॉन्ड निवेश है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री। मौद्रिक नीति और उससे राजी कोसी के बारे में समझ लेते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, ब्याज दर को नियंत्रण करता है, महंगाई पर असर होता है। और राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, टैक्स और खर्च पे, विकास और दर पर। ये होता है मौद्रिक नीति। तो आज का अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी माउंट एटना एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है? इटली में। अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये कपास की खेती कहाँ होती है? ब्लैक सॉइल पे, मतलब काली मिट्टी पे। उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आज का यह लास्ट प्रश्न था। तो बताइए सेशन कैसा अच्छा लगा, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।